स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैट कैम क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के पार्ट सेकंड को। तो फर्स्ट पार्ट में हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी। होपफुली आप सभी ने पहला पार्ट देख लिया होगा, उसे अच्छे से समझ लिया होगा, उसके नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है। जो भी वीडियोस आपको यहाँ पर YouTube पर मैट कैम क्लासेस के YouTube चैनल पर या फिर कहीं से भी आप पढ़ते हैं तो उनके नोट्स साथ में जरूर बनाते रहिए। उससे फिर आपको रिवाइज करने में और सारी चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिलती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्लीज़ स्टे एट होम, घर में सेफ रहिए और पढ़ाई अपनी कंटिन्यूअस रखते रहिए। ठीक है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने आप को सिर्फ इस टाइम पे सिर्फ पढ़ते रहना है। क्लियर है। तो बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एक तरीके से इंट्रोडक्शन पढ़ा था न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, कि न्यूक्लियस क्या होता है, साइज क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होती है। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने उसमें फिर मैजिक नंबर के बारे में बात करी थी कि मैजिक नंबर क्या होते हैं। स्पेसिफिक नंबर्स के अगर न्यूट्रॉन और या प्रोटॉन प्रेजेंट हो किसी न्यूक्लियस में तो वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिखाते थे, तो उन नंबर्स को हम लोग मैजिक नंबर्स बोलते थे। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट और देखा था कि इवन नंबर या फिर ऑड नंबर है। ठीक है। ये एक बात देखी थी ना कि अगर इवन नंबर के न्यूक्लियॉन्स होते थे तो वहां पर उनके पाए जाने की जो अबंडेंस थी वो ज्यादा थी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में जब इवन नंबर के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा होती होगी, इसीलिए वो एग्जिस्ट ज्यादा करते हैं। ये बात क्लियर थी। ऑड में ऐसा नहीं था। ऑड नंबर्स के न्यूक्लियॉन्स हो तो वहां पर हमारी स्टेबिलिटी भी कम होती थी, उनके आइसोटॉप्स भी कम होते थे। ठीक है। आइसोटॉप्स बेसिकली कम होते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, अबंडेंस कम है, तो उस टाइप के न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी भी कम होती होगी। अब उसी बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि न्यूक्लियस स्टेबिलिटी होती क्या है बेसिकली। ठीक है भाई। तो अब जरा ध्यान से देखिए, बेसिकली होता क्या है। अगर कोई हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हमारे पास कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है। तो न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता था? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जिसमें जिसमें बेसिकली प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज। इनमें कैसा चार्ज होता है भाई? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे के बीच में ज्यादा रिपल्सन डालते हैं, एक दूसरे को रिपल ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन। और हमने न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में देखा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक पार्टिकल का एक्सचेंज करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? पाई मेसॉन बोलते थे। ठीक है भाई। पाई मेसॉन के एक्सचेंज से क्या होता था कि इनके बीच में एक बहुत ही खतरनाक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता था। लेकिन अगर और ज्यादा हम क्लियर हमें पॉइंट करना हो कि और मतलब ये तो बात हो गई तो सबके अंदर होता है आप कहोगे, लेकिन इसके अलावा अगर हमें न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करना हो कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कैसे कोई न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा या फिर कम स्टेबल होगा, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो हमने एक पॉइंट यही देख लिया था लास्ट लेक्चर में ही, कि अगर हमने एक पॉइंट देखा था कि इवन नंबर के जब हमारे पास न्यूक्लियॉन्स होते थे, जब हमारे पास न्यूक्लियॉन्स अगर इवन नंबर में हो तो उस केस में बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियस क्या हो जाते थे? ज्यादा स्टेबल होते थे एज कंपेयर टू द ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर इवन नंबर के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा न्यूक्लियस, अगर उसी की जगह दूसरा आपके पास कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जिसमें ऑड नंबर के न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हो। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमने एक बात और समझ सकते हैं। अब जरा ध्यान से समझना एक बात और, जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसमें प्रेजेंट क्या क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है, जिनमें से आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं और जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। तो रिपल्सन किस में होता है? रिपल्सन होता है बेसिकली हमारे प्रोटॉन्स पे। तो अगर हमारे पास प्रोटॉन्स में रिपल्सन है तो अगर हम न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बढ़ा दें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे अगर मान लो आपके पास कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट है और दो न्यूक्लियस सेम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के प्रेजेंट है, तो अगर जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में भी तो पाई मेसॉन का एक्सचेंज हो ही रहा होगा और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो रहा होगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है किसी एक न्यूक्लियस में विद सेम कंडीशन, दो न्यूक्लियस है हमारे पास, दोनों का एटॉमिक मास एटॉमिक वेट सेम है, लेकिन अगर एक में न्यूट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, दूसरे के केस से अगर कंपेयर करें, तो वो वाला न्यूक्लियस हमारा क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस में पाई मेसॉन से अट्रैक्शन फोर्स तो उतना ही डेवलप हो रहा है, लेकिन जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे उनमें प्रोटॉन का रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो कि आपके पास 5 न्यूट्रॉन्स है एक न्यूक्लियस में और 5 प्रोटॉन है।
ऐसे ही आपके पास सेम दूसरा प्रोटॉन हो, दूसरा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जिसमें उसके पास 8 न्यूट्रॉन हो और 2 प्रोटॉन हो। तो इस केस में दोनों का एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट सेम है, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम है, सॉरी 8 5 5, हाँ 10 10 है न्यूक्लियॉन दोनों ही केस में, 10 10। तो इसमें सेकंड वाला क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड वाला आपका क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब है सेकंड पॉइंट हमें क्या समझ में आया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर ज्यादा हो, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो तो हमारा वो न्यूक्लियस क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यही पॉइंट अभी मैं यहाँ पर हमने जो ग्राफ बना के रखा हुआ है उससे हम समझेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको समझ में आया। अब तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर बेस्ड। यहाँ पर क्या है आपके पास, मैंने आपके सामने एक ग्राफ बना रखा है जो कि एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का। अगर एक दूसरे के कंपैरिजन में ग्राफ बनाया जाए तो जो ग्राफ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस ग्राफ को बोलते हैं बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी। क्या बोला जाता है इसको, बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी। अब ये बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी बेसिकली दिखाती क्या है, जैसे ही हम एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक जाते हैं, तो 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर जाने पर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में सेम होते हैं। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि n/p रेशियो क्या है, सेम है। लेकिन हम जैसे जैसे एटॉमिक नंबर 20 से आगे बढ़ेंगे, जैसे हम एटॉमिक नंबर 20 से आगे बढ़ेंगे, 20 के आगे बढ़ने से देखा क्या जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, ये ज्यादा तेजी से इंक्रीज होने लगते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है, आपके पास न्यूक्लियस के अंदर n/p का जो रेशियो होता है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। और यही बात अभी अभी हमने समझी कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे होंगे तभी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा और पाया भी गया। देखो जैसे अगर हम इसमें कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ये अगर आप यहाँ तक की बात करें, इस जगह तक की, तो एटॉमिक नंबर 20 तक, एटॉमिक नंबर आपका जो ये 20 है, 20 के अराउंड जो आपका एटॉमिक नंबर है, यहाँ तक आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो क्या है, बिल्कुल सेम है। लेकिन जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर को बढ़ा रहे हैं तो वहां पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि आपके पास जो ये जो ब्लैक बेल्ट है, देखो ये स्टेबल न्यूक्लियस है, ये स्टेबल न्यूक्लियस अननोन लिखा हुआ है। यहाँ पर जो आपको ये ब्लैक लाइन दिख रही है, जैसे जिग जैक लाइन दिख रही है ना, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, ये लाइन है स्टेबल न्यूक्लियस के लिए। ये किसके लिए है, स्टेबल न्यूक्लियस के लिए। जो आपके न्यूक्लियस होंगे वो स्टेबल होगा अगर वो इस ब्लैक वाली लाइन में क्या कर रहा हो, इसी ब्लैक वाली लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा हो। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस में स्टेबिलिटी से हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं तो स्टेबल न्यूक्लियस वो है जिसमें n/p रेशियो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पर अराउंड इसके पास आपके पास देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 82 के आसपास का जो एटॉमिक नंबर है। 82 के ऊपर जाने के बाद जितने भी न्यूक्लियस हैं वो ब्लैक लाइन आपकी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं ना यूरेनियम के ऊपर, ये क्या है, यूरेनियम के लिए नंबर, एटॉमिक नंबर। तो यूरेनियम के जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वहां पर कोई भी न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल नहीं होता। तो इस ग्राफ को बोलते हैं बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ से हमें काफी सारी चीजें पता चली कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है। इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं तो ज्यादा स्टेबल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए, वही चीज हमें इस ग्राफ से भी समझ में आ गई। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे हम एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक जाते हैं तो वहां पर हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स थे वो सेम थे, लेकिन उसके ऊपर जाने पर हमारे पास जो ब्लैक लाइन है, जो स्टेबिलिटी वाली लाइन है, वो लाइन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसमें क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये लाइन किसको दिखा रही है, स्टेबल न्यूक्लियस को। अब इसके बाद जो इसमें बाकी चीजें लिखी हुई हैं, ये मैंने ग्राफ में देखो लिखा हुआ है। यहाँ पर जो ऊपर वाले न्यूक्लियस हैं, ये वाले न्यूक्लियस, ठीक है, कलर में चेंज करता हूँ, एक मिनट रुकिए। जैसे ये वाला जो न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर इस ब्लू एरिया में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे उसका मतलब है उनमें उनका n/p रेशियो क्या है, ज्यादा है। तो वो क्या करेंगे, वो इस तरीके से अपने न्यूक्लियस के अंदर जो उसके न्यूक्लियॉन्स हैं उनको इस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो क्या कर सके, इस ब्लैक लाइन पर आ सके। तो हर न्यूक्लियस का एक काम होता है कि वो स्टेबिलिटी को पाए। स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो कोशिश क्या करता है कि अगर उसका n/p रेशियो यहाँ पर नीचे है तो अपने n/p रेशियो को बढ़ाना चाहेगा, और अगर उसका n/p रेशियो ज्यादा है तो अपने n/p रेशियो को क्या करना चाहेगा, घटाना चाहेगा। अब कोई न्यूक्लियस अपने n/p रेशियो को कैसे चेंज करता है, इस बात को जरा हम लोग ध्यान से समझते हैं। अब इसका मतलब है कि हर न्यूक्लियस चाहेगा ब्लैक जो जिग जैक लाइन थी इस तरीके से उस लाइन पर आना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे कभी अपना n/p रेशियो
बढ़ाना पड़ेगा, कभी उसे अपना एन बाई पी रेशियो घटाना पड़ेगा। अब इसका मतलब है एन बाई पी रेशियो बढ़ाने और घटाने से क्या मतलब, इसका मतलब है अगर मान लो आपको एन एक अगर कोई न्यूक्लियस अपने अंदर के न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज कर दे, ठीक है, ये उससे नहीं हो रहा है, ये उस तरीके की बात नहीं है जिस केस में आपका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये पाई मेसॉन से नहीं करेगा, ये किससे करेगा, ये किसी रिएक्शन से, किसी एक तरीके के एमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन से क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस के अंदर के एक न्यूट्रॉन को एक प्रोटॉन में चेंज कर दे। तो इससे क्या होगा, जरा इस बात को, इस प्रोसेस को समझना। इसमें क्या होगा, उसके न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसका एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है अगर हम एन बाई पी की बात करें तो न्यूट्रॉन कम हो रहे हैं और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है एन बाई पी रेशियो क्या, पी रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास यहां पर इस डायग्राम में जो ये ऊपर वाले न्यूक्लियस हैं, ये क्या करना चाहेंगे, अपने न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन में चेंज करना चाहेंगे। इसी तरीके से प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करेंगे तो वहां पर एन बाई पी रेशियो बढ़ जाएगा। अब यही सारी की सारी प्रोसेस क्या होती है, एमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन के द्वारा न्यूक्लियस पकड़ता है। ये कैसे करता है, यही सारी प्रोसेस हम लोग जो पढ़ते हैं वही हमारी क्या, न्यूक्लियस के अंदर उसके एमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन। अब हमें पढ़ना है क्या, एमिशन इन न्यूक्लियस, एमिशन या फिर फ्रॉम न्यूक्लियस पढ़ सकते हो, फ्रॉम न्यूक्लियस, ये हेडिंग डालो, एमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस। यहीं पर हमें सारी की सारी चीजें पढ़नी होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि अल्फा पार्टिकल एमिशन, बीटा पार्टिकल एमिशन। अब न्यूक्लियस क्या करना चाह रहा है, अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है, तो उसमें ही हम लोग सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट क्या है, आपका पहला पॉइंट आप लिखेंगे, या फिर इसे हम लोग डीके भी बोलते हैं, न्यूक्लियस डीके, न्यूक्लियस डीके। तो कितने तरीके से न्यूक्लियस डीके हो सकता है, पहले हम लोग अलग अलग डीके को पढ़ते हैं और हर डीके का फर्क देखेंगे कि कौन न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो को बढ़ा रहा है, कौन उसे घटा रहा है। और उसके बाद हमारे पास जो कोई भी हमारे पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसमें हम लोग अगर एन बाई पी रेशियो को बढ़ाना होगा तो कोई कौन सा डीके करना है, ये सारी की सारी चीजें हमें प्रेडिक्शन करनी पड़ेंगी। तो मोड्स ऑफ डीके इन न्यूक्लियस, या फिर एमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस डीके, अलग अलग तरीके से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका क्या, बीटा डीके। उसे क्या बोलते हैं, बीटा डीके। तो बीटा डीके देखो बेसिकली क्या होता है, बीटा डीके में होता क्या है, आपका एक न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियस में, उसका एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। अब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट को क्या करना है, दोनों को आपस में बैलेंस करके रखना है इस रिएक्शन में। तो जब भी किसी न्यूक्लियस के अंदर उसका एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज हो जाए तो उसके बाद उसके साथ में एक पार्टिकल निकलता है, और पार्टिकल के साथ एक और जीरो मास और जीरो चार्ज का एक और न्यूक्लियस निकलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, बेसिकली यहां पर इसे हम इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या फिर जिस एमिशन की हम लोग बात कर रहे हैं इसे ही बोला जाता है बीटा पार्टिकल। क्या बोलते हैं भाई इसको, बीटा पार्टिकल। तो यहां पर क्या हुआ बेसिकली, अब देखो इस टाइप के डीके से होगा क्या, इस टाइप के डीके से क्या होगा कि आपका एन बाई पी रेशियो जो होगा किसी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन कम हो रहा है और प्रोटॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब है एन बाई पी रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा भाई, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि बीटा डीके में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर का एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर ये न्यूट्रिनो क्यों निकला, अगर आप इसे ध्यान से समझना चाहेंगे तो बेसिकली ये न्यूट्रिनो कुछ नहीं है, इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो इनका स्पिन होता है ना, स्पिन को बैलेंस करने के लिए एक हाइपोथेटिकल हम लोगों ने पार्टिकल एग्जिस्ट कर रखा है, ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उनका जो रोटेशन है, जो उनका मोमेंटम है, वो क्या रहे, कंजर्व रहे। इस वजह से आपके बीटा पार्टिकल के साथ जो पार्टिकल निकलता है वो क्या होता है, न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि बीटा पार्टिकल होता क्या है, बीटा पार्टिकल का सिंबल ये है -1 बीटा 0, ठीक है। सेकेंड बात, बीटा पार्टिकल जब किसी न्यूक्लियस में निकलता है किसी न्यूक्लियस से, तो वहां पर उसका एक न्यूट्रॉन उसके एक प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एन बाई पी रेशियो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और तीसरी बात, बीटा डीके में जो साथ में एक और पार्टिकल ये बिल्कुल हमेशा निकलता है, ऑलवेज एग्जिट इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, वो होता है न्यूट्रिनो पार्टिकल। न्यूट्रिनो पार्टिकल बीटा डीके में हमेशा निकलता ही है।
तो बीटा डीके बेसिकली किस टाइप के न्यूक्लियस के द्वारा किया जाएगा, जिनके अंदर उनका n/p रेशियो क्या है, बहुत ज्यादा है, स्टेबल n/p रेशियो से। अब आपको ये ध्यान या फिर याद नहीं करके रखना है कि किस में कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यूक्लियर n/p रेशियो स्टेबल है, कौन सा n/p रेशियो स्टेबल नहीं है। ये काफी आगे की, ये बिल्कुल एक तरीके का मैथमेटिकल पार्ट होता है, प्रैक्टिकल से देख कर हम लोग लैब से कि ये स्टेबल है, ये नहीं स्टेबल है। वो सारी बातें हमें यहाँ पर ज्यादा नहीं पढ़नी है, बस हमें पता होना चाहिए कि किससे क्या क्या होता है, ताकि ये फर्दर आप अगर रिसर्च में जाएंगे तो आपको ये पॉइंट आगे प्रैक्टिकल्स में या फिर आपका जो न्यूक्लियर फिजिक्स होती है उसमें यूज करने के लिए काम आता है। तो सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, वो क्या था भाई आपका बीटा डीके। अब बीटा डीके के कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, तो एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल सबसे पहला लिख रहा है 14C6। अब इससे अगर एक बीटा पार्टिकल निकाल लिया जाए, ठीक है, बीटा पार्टिकल, तो कई बार ये रिएक्शन भी आती है कि बीटा पार्टिकल निकालना है। तो बीटा पार्टिकल निकालना है आपको, तो सबसे पहले आप लिख लो बीटा पार्टिकल -1 बीटा 0, ठीक है। अब इसके साथ जो परमानेंट पॉइंट पार्टिकल निकलेगा वो न्यूट्रिनो निकलेगा, ये आपको पता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 6 और -1, तो इसका मतलब है 7 आ गया। तो 7 के साथ एटॉमिक नंबर पर कौन आता है, नाइट्रोजन आता है, तो 7n14 क्या हो जाएगा आपका 7n14। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, पहला एग्जांपल, ठीक है। कई बार ये रिएक्शन होती है आपको कंप्लीट करने के लिए दे रखी होती है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो वो कंप्लीट भी आप कर सकते हो। सेकंड इसी तरीके का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल आपका 29 एल्युमिनियम 13। अब इससे अगर आपको बीटा पार्टिकल निकालना है, बीटा पार्टिकल, तो माइनस बीटा पार्टिकल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करो आप बीटा पार्टिकल लिख लो, -β0 प्लस न्यूट्रिनो प्लस इसके बाद अब 13 और 1 14, क्योंकि यहां पर आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट को क्या करना है, बैलेंस रखना है। तो एल्युमिनियम से सिलिकॉन में जाने जाएगा और ये 29 हो जाएगा। इस टाइप की रिएक्शंस में आपको बस कुछ नहीं याद रखना है, जो आपका एटॉमिक नंबर और ये आपका जो भी आपका न्यूक्लियस दे रखा है और उसका जो एटॉमिक वेट है, तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना होता है। तो कई बार हम लोग रिएक्शन को इस हिसाब से तो बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ जो एग्जिस्टिंग पार्टिकल होते हैं, जो ये पार्टिकल साथ में निकल रहे हैं, ये पार्टिकल हमें याद नहीं रहते। तो इसलिए आपको पार्टिकल याद रखना है कि जब भी बीटा डीके होगा, जब भी बीटा डीके होता है, तो बीटा डीके के साथ हमेशा बीटा न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है, इसका मास 0 होता है, इसका चार्ज 0 होता है, और ये सिर्फ एक तरीके का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो स्पिन को बैलेंस करने के लिए लिखा गया, स्पिन, ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उनका मोमेंटम, स्पिन, चार्ज, ये सब चीजों को बैलेंस करने के लिए हम लोग एक ऐसे पार्टिकल को भी साथ में निकालते हैं कि ऐसा पार्टिकल जरूर निकला होगा। आगे बात क्लियर है आपको समझ में। अब अगला मोड ऑफ डिके देखते हैं। अगला मोड ऑफ डिके क्या है, आप नोट कर लीजिए, न्यूट्रॉन एमिशन। क्या है भाई, न्यूट्रॉन एमिशन। तो कई बार आपके न्यूक्लियस से डायरेक्ट न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, डायरेक्ट क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन भी निकलेंगे। तो ये बहुत ही रेयर टाइप की, क्या नाम है, डिके समझ सकते हो, रेयर टाइप ऑफ डिके। रेयर टाइप ऑफ डिके होता है, सब जगह पर ये डिके आसानी से नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन का निकल जाना, और हमें पता है कि न्यूट्रॉन ज्यादा होने चाहिए न्यूक्लियस में एक स्टेबल न्यूक्लियस के लिए एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो इस वजह से न्यूट्रॉन एमिशन बहुत रेयर चांस होता है जब न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी हो। अगर न्यूक्लियस की जो एनर्जी है, न्यूक्लियॉन्स की जो एनर्जी है, वो 8 MeV के आसपास की हो, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की जब न्यूक्लियस के पास एनर्जी हो, उस केस में ही आपका न्यूट्रॉन एमिशन होता है। अब न्यूट्रॉन एमिशन हो जाएगा, इसका मतलब है न्यूट्रॉन में n/p रेशियो की बात करें तो n कम हो गया, सीधी सी बात है। इसका मतलब है कि आपका n/p रेशियो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं, एक एग्जांपल होता है ये 87 क्रिप्टॉन 36 से अगर आप एक न्यूक्लियस निकाल दोगे तो 86 क्रिप्टॉन 36 प्लस 0n1, ठीक है भाई। तो सेकंड जो हमारा टाइप ऑफ एमिशन था वो क्या था, न्यूट्रॉन एमिशन। अब चलिए बात करते हैं अपने अगले एमिशन की। तो अगला जो हमारा एमिशन होता है वो हमारा क्या है, पॉजिट्रॉन एमिशन। क्या है भाई, पॉजिट्रॉन एमिशन। तो पॉजिट्रॉन एमिशन बेसिकली क्या होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन में आपका बेसिकली एक प्रोटॉन किस में चेंज हो जाता है, एक न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। इस केस में क्या होता है, जो आपका पॉजिट्रॉन में
आपका एक न्यूक्लियस के अंदर का एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। अब न्यूट्रॉन में चेंज होने के साथ साथ जो अगला पार्टिकल निकलेगा वो क्या निकलेगा, -1 E0, -1 E0 से ही दिखाते हैं। और इसके साथ जो अगला पार्टिकल साथ में निकलता है वो पार्टिकल कौन सा होता है आपका, एंटी न्यूट्रिनो। क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो। अब देखो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट समझो। जब आपका न्यूट्रॉन चेंज हो रहा था प्रोटॉन में, तो उस केस में हम जो लोग जो निकालते थे वो क्या था आपका, न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब प्रोटॉन चेंज हो रहा है न्यूट्रॉन में, तो उसी स्पिन को बैलेंस करने के लिए जो उसका अपोजिट पार्टिकल होगा वो उसको हम वो लोग बोल देते हैं क्या, एंटी न्यूट्रिनो। तो इसका मतलब है पॉजिट्रॉन एमिशन में पॉजिट्रॉन का सिंबल क्या होता है, बेसिकली से कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना चार्ज होता है उसका जस्ट इक्वल पॉजिटिव चार्ज आपका होता है पॉजिट्रॉन के अंदर। इस वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन से मेल खाता होता, वो मेल खाता हुआ आपको लगता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो उसके साथ एक पॉजिट्रॉन निकलता है, और यहाँ पर हमेशा जो पार्टिकल निकलने वाला पार्टिकल है वो क्या है आपका, एंटी न्यूट्रिनो। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इस एमिशन में कौन सा पार्टिकल परमानेंट निकलता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, बात करते हैं इसमें आपके पास इसमें एन बाई पी रेशियो को कंपेयर करते हैं। चलो एन बाई पी रेशियो, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, प्रोटॉन डिक्रीज हो रहा है और न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है इसमें एन बाई पी रेशियो क्या होता है, एक तरीके से इंक्रीज हो जाता है। तो आपके पास बीटा डीके और आपके पास जो पॉजिट्रॉन एमिशन है, जो पॉजिट्रॉन एमिशन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक तरीके से बिल्कुल अपोजिट केस है, एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट केस है। इसमें एन बाई पी रेशियो डिक्रीज होता है, इसमें एन बाई पी रेशियो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसमें आपके पास न्यूट्रिनो निकलता है, इसमें क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। इसमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन चेंज होता है और इसमें प्रोटॉन से न्यूट्रॉन चेंज होता है। तो इस तरीके से इन दोनों को एक साथ लिख के रखना अपनी कॉपी में, तो आपको ये काफी हेल्प करेगा। आ गई बात क्लियर आपको समझ में? तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन का। तो पॉजिट्रॉन एमिशन का आपका एग्जांपल है 19 नियॉन 11। अब इससे क्या करना है आपको, एक तरीके से इनको समझते रहना। अब ये एग्जांपल यहीं पे वीडियो पॉज कर दो चाहे तो, और इसके रिएक्शन को कंप्लीट करके देखो। तो आप यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर निकालना है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन अगर आपको निकालना है, इसका मतलब सबसे पहले आप पॉजिट्रॉन निकलो, -1 E0 प्लस साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा। तो देखो 11 ये है, एक यहाँ ऑलरेडी है, इसका मतलब यहाँ पर 10 आएगा। तो 10 आने पर यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, Ne हो गया, और यहाँ पर आ गया 19। तो 10N, सॉरी यहाँ पर ये 10Ne था। क्या था ये आपका, ये था आपका 10Ne। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है ना, तो यहाँ पर अगर ये 10 होगा तो ये क्या बन जाएगी, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन 9 फ्लोरीन। तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आपको सभी को बात समझ में आ रही, सारी क्लियर समझ में आ रही, सारी की सारी बातें। एक और रिएक्शन चलो देख लो, लिख लो इसको, आप अपने मन से कर लेना। ठीक है, ये क्या है आपका 11C6। इससे आपको पॉजिट्रॉन निकालना है। तो पॉजिट्रॉन निकालना आराम से, बस वही बात है, यहाँ पे ये निकाल दो, पहले ये निकाल दो, उसके बाद जो एटॉमिक नंबर वेट के हिसाब से बचे उसका यहाँ पर लिख दो। क्लियर है भाई? चलिए अब अगला बात करते हैं। अगला जो टाइप का हमारा डीके होता है न्यूक्लियस का, वो होता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्या होता है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, या फिर इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको हम लोग, इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी बोलते हैं। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब हो गया कि आपके पास एक न्यूक्लियस था, ठीक है, और न्यूक्लियस की के सेल से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, न्यूक्लियस के अंदर चला गया है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जो है -1 E0 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, तो वो सबसे पहले किसको इफेक्ट करेगा, सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज इफेक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को। इसका मतलब है कि वो एक प्रोटॉन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में चल जाएगा। प्लस साथ में आपके पास यहाँ पर जो पार्टिकल निकलता है वो कौन सा निकलता है, न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। ध्यान रखना, न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, ये के सेल से इलेक्ट्रॉन आता है। तो ये होता कब है, ये भी एक टाइप का रेयर टाइप ऑफ डीके है, रेयर टाइप ऑफ डीके है। ये कब एग्जिस्ट करता है, जब आपके पास न्यूक्लियस के पास, जब आपके पास जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की जो एनर्जी है
जब उसकी एनर्जी इतनी सफिशियंट ना हो कि वो क्या कर सके, बीटा पॉजिट्रॉन एमिशन कर सके, कि क्या कर सके, वो पॉजिट्रॉन एमिशन ना कर सके, उसकी इतनी एनर्जी इतनी कम हो कि वो पॉजिट्रॉन के एमिशन को ना कर सके, उस केस में आपका के इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या करता है, होता है। ठीक है, इट इस पॉइंट को लिख लो चाहे तो, इट हैपेंस इन न्यूक्लियस वेयर एन बाई पी रेशियो इज लो। सीधी सी बात है, एन बाई पी रेशियो लो होगा क्योंकि यहाँ पर एन बाई पी रेशियो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, n by p ratio is low and the nucleus has insufficient energy for the positron emission, क्योंकि पॉजिट्रॉन से भी n by p रेशियो को इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियस के पास आपके पास इतनी सफिशियंट एनर्जी ना हो कि वो अपने अंदर एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज करा सके, तो उस केस में क्या होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन के सेल से अपने मन से इसके अंदर घुस जाता है। अब इसके बाद सेकंड केस में क्या होता है कि आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी, तो वो एक हाइयर एनर्जी लेवल से एक अगला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते हुए इस सेल में आ जाता है, और जिसकी वजह से होता क्या है कि एक हाई एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से एक एनर्जी निकलती है जो कि एक्स रे के टाइप में क्या होती है, बाहर निकलती है। तो एक्स रे की रेंज में एक एनर्जी बाहर निकलती है, तो इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास किसी न्यूक्लियस से एक्स रे निकलती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर के इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है। इस तरीके से हम लोग के इलेक्ट्रॉन कैप्चर को अपनी डिटेक्शन टेक्निक के द्वारा चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है भाई, ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका न्यूक्लियस है। आ गई ये बात समझ में आप सभी को कि के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कब होता है, कि जब आपके पास न्यूक्लियस के पास सफिशिएंट एनर्जी ना हो फॉर द पॉजिट्रॉन एमिशन टू इंक्रीज इट्स n by p ratio. In such case, an electron for the K cell of a nucleus enters to the nucleus of that reaction, and in this case the particle that emits along with the न्यूट्रॉन इज न्यूट्रिनो। तो किस पार्टिकल में न्यूट्रिनो निकल रहा है, किस में एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है, ये ध्यान रखना कि कई बार ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तरीके से क्वेश्चन आता है आपके नेट गेट आईटी जेम और आईटी जेई के एग्जामिनेशंस में। ठीक है, नीट ईट सब में आता है ये चैप्टर, तो सब जगह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन भी इससे आते ही हर साल 2 नंबर का या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में आपको समझ में आ गई सारी की सारी बात। चलिए बात करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ एमिशन के बारे में। सबसे पहले इसके एग्जांपल लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर के एग्जांपल लिख लो। सबसे पहला के एग्जांपल है 7Be4। इससे क्या करना है आपको, प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन 0 न्यूक्लियस के गिरा इसके न्यूक्लियस में, तो इससे क्या हुआ, ये 4 1 3 हो गया, और इसके बाद 3 आने से क्या हुआ, ये लिथियम बन गया, और 7 प्लस साथ में जो पार्टिकल निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, न्यूट्रिनो। अब अगली रिएक्शन देखो, 40 पोटेशियम 19 प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन 0, ये निकला क्या हो गया 18 Ar, और ये 40 प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब इसके बाद जो अगला है वो है प्रोटॉन एमिशन। प्रोटॉन एमिशन भी आपके न्यूक्लियस में हो सकता है, प्रोटॉन एमिशन। ठीक है, तो प्रोटॉन एमिशन बेसिकली क्या होता है, प्रोटॉन एमिशन में वही सीधी सी बात है, आपके किसी न्यूक्लियस में जब उसका प्रोटॉन, जब किसी न्यूक्लियस से प्रोटॉन क्या हो, एग्जिट कर जाए। ये भी एक तरीके की रेयर रिएक्शन है। ठीक है, और ये भी एक तरीके से उन्हीं न्यूक्लियस में होती है, न्यूक्लियस विथ हाई एनर्जी, न्यूक्लियस विथ हाई एनर्जी, ये लिख लो पॉइंट। सीधी सी बात है यार कि ये जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये अगर निकलने हैं न्यूक्लियस से, ठीक है, तो ये आसान नहीं होता निकलने के लिए। इसके लिए न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और वो एनर्जी 8 MeV के आसपास की होनी चाहिए। जब न्यूक्लियस के पास 8 MeV या फिर उससे ज्यादा एनर्जी होती है, उस केस में आपका क्या होता है, प्रोटॉन एमिशन होता है। अब उसके बाद जो अगला एमिशन है या फिर डीके है वो है आपका गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन, तो गामा रेडिएशन हमने पहले भी लेक्चर में समझा दिया था मैंने आपको, कि मान लो कोई एक न्यूक्लियस किसी दूसरे न्यूक्लियस में मान लो फिजन या फिर फ्यूजन के थ्रू बन रहा है, तो उसके बाद हो सकता है कि वो किसी अपनी हायर एनर्जी स्टेट में अवेलेबल हो। जब कोई न्यूक्लियस अपने हायर एनर्जी स्टेट से अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, कोई न्यूक्लियस लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है एज गामा रेडिएशन। और गामा रेडिएशन का जो एनर्जी का रेंज होता है वो कितना होता है, 0.1 से 1 MeV के रेंज में इसकी एनर्जी होती है, किसकी, गामा रेडिएशन की। तो ये गामा रेडिएशन का एनर्जी रेंज
आपको मतलब एक आइडिया होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो प्रोटॉन और गामा रेडिएशन हो गया। अब इसके बाद जो अगला रेडिएशन आता है या फिर अगला डीके आता है, जो सब काफी हमें सुनने को मिलता है, वो क्या होता है आपका अल्फा डीके। वो क्या होता है भैया आपका अल्फा डीके। और अल्फा डीके एक तरीके से आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी खतरनाक टाइप का डीके होता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा होता है कि आपके पास देखो, सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ आपके सामने। जैसे आपके पास 238 यूरेनियम 92, ठीक है, इससे क्या हुआ, एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। तो अल्फा पार्टिकल होता है बेसिकली क्या है, सबसे पहले आप समझो कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या है, इट इज न्यूक्लियस ऑफ, इट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम का क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, सॉरी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 2He4 जो है ये क्या है आपका, ये है पूरा का पूरा बीटा, ये है पूरा का पूरा हीलियम एटम। लेकिन अगर इसमें से इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दो, इलेक्ट्रॉन को एग्जिट कर दो, तो इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करने के बाद जो उसका न्यूक्लियस बचेगा, न्यूक्लियस ऑफ दैट हीलियम एटम इज बेसिकली बीटा, सॉरी अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम एटम का सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होता है। जब कहीं पर अल्फा पार्टिकल एमिशन होता है तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर न्यूक्लियस के अंदर से हीलियम एटम का न्यूक्लियस निकलता है और फिर वो अपने इन्वायरमेंट से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। अपने इलेक्ट्रॉन इन्वायरमेंट से किसी से भी 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, और हीलियम एटम बनकर क्या होता है, बाहर निकलता है। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली न्यूक्लियस है, लेकिन अल्फा पार्टिकल फिर रिएक्शन में जो एग्जिट करता है वो क्या होता है, वो एक तरीके से अपने एनवायरनमेंट से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको समझ में आ गया कि साथ में निकालना क्या है, 2He4 निकालना है। तो 2He4 निकाल दिया, इसका मतलब यहाँ पर 90 हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 236 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो एटम बन के आया, ये क्या बन के आया आपका, थोरियम एटम बनकर आ गया। अब इसके साथ जो यहाँ पर एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी निकलती है अराउंड 4.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सिंगल रिएक्शन में जिसकी एनर्जी निकलती है वो कितनी निकलती है, 4.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, ये एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी का निकलना। और फिर ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अभी हम लोग आगे समझेंगे कि रिएक्शन मल्टी स्टेप भी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद बीटा पार्टिकल एमिशन भी होता है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब भी एक न्यूक्लियस जब अपने अल्फा पार्टिकल को निकालता है तो उस केस में बेसिकली क्या होता है, इस वाले न्यूक्लियस का जो N/P रेशियो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा होता है तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर बीटा पार्टिकल एमिशन होता है इन केस टू डिक्रीज द N/P रेशियो। तो N/P रेशियो को डिक्रीज करने के लिए बीटा पार्टिकल का एमिशन भी कई स्टेप्स में होता है, तब जाके हमारे पास एक स्टेबल न्यूक्लियस मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर एक अगली बात जो इंपॉर्टेंट बात है अल्फा डीके की, वो क्या है, इस पार्टिकल का निकलना। तो ये जो आपका पार्टिकल यहाँ पर निकल रहा है, अभी हम लोग जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी। क्या पढ़ेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बेसिकली हमको ये बात समझाएगी कि जब कोई भी न्यूक्लियस बनता है तो उसका जब एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन जब उसके न्यूक्लियस में उसके जब क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है, तो बाइंड होने पर क्या होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, इस केस में जो हम अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूं आपको। जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी बेसिकली क्या करती है, उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताती है। और हमें पता है कि यहाँ पर 2He4 मैजिक नंबर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसलिए इन न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब है इसमें से कुछ न्यूक्लियॉन्स जो निकले हैं एज कम बीटा पार्टिकल बन गए हैं, तो पहले यहां पर उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी उन न्यूक्लियॉन्स की, लेकिन जैसे ही वो अल्फा पार्टिकल बने तो उनने बहुत ज्यादा हाई लेवल मात्रा में क्या करी है, एनर्जी रिलीज कर दी है। तो इसका मतलब है जब भी किसी रिएक्शन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब वो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकती है और उन्हें हम बहुत अच्छी तरीके से यूज भी कर सकते हैं। इस वजह से जो अल्फा डीके आपका होता है, अल्फा डीके में आपके पास अल्फा पार्टिकल निकलने की वजह से जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके पास 2He4 जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है उनके न्यूक्लियॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब है जैसे ही ये बनते हैं उस केस में वो बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, आपके मैजिक नंबर से मैच कर रहा है।
क्लियर हो गई ये बात? तो ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल का डिके। अब इसके बाद किस टाइप के न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल के डीके को दिखाएंगे, क्योंकि अभी अभी हमने एक बात देखी, वो क्या देखी कि हमने अभी तक बात कर रहे थे कि किसी में n/p रेशियो बढ़ाना होगा, किसी में घटाना होगा, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग बढ़ाने घटाने के लिए मान लो पॉजिट्रॉन एमिशन करा लें या फिर हम लोग बीटा एमिशन करा लें, लेकिन हम लोग कब अल्फा पार्टिकल का एमिशन करेंगे? तो अल्फा पार्टिकल का एमिशन कब होता है? तो बेसिकली जो आपके लो एटॉमिक नंबर के या फिर एटॉमिक वेट के बोल सकता हूं मैं, लो एटॉमिक वेट के जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनमें अल्फा पार्टिकल का एमिशन बहुत रेयर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एटॉमिक वेट को बढ़ाते जाते हैं, तो जैसे ही एटॉमिक वेट आपका 209 से इंक्रीज करना शुरू करता है, तो 209 से ऊपर जाने पर आपके पास न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बांध कर रखने की जो उसकी क्षमता होती है वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। किसी एक न्यूक्लियस में मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो रह सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियॉन्स, मतलब उससे ज्यादा न्यूक्लियॉन्स अगर आपने भरे तो उसका मतलब है वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो ही जाएगा, वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट कैन बी स्टेबलाइज विद इन अ न्यूक्लियस। जब हम लोग एटॉमिक नंबर को 209 से आगे बढ़ाते हैं, तो उस केस में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बड़े मात्रा में बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो जाता है। अब इस केस में क्या करना है? हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकालना है, तो उस केस में हम लोग न्यूक्लियस क्या करता है? अल्फा पार्टिकल का एमिशन करता है। इसीलिए हर कोई अल्फा पार्टिकल को नहीं निकालता है, क्योंकि अगर हर कोई अल्फा पार्टिकल को निकालेगा, इसका मतलब है उसके न्यूक्लियस से बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, तो सारी की सारी जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होंगी उनमें आपका अल्फा पार्टिकल का एमिशन नहीं होगा। कुछ केस में ही आपका अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है। और मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो स्टेबल हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो स्टेबल हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो 209 होते हैं। और 209 से आगे बढ़ने पर ही उस टाइप के न्यूक्लियस आपके अल्फा पार्टिकल के एमिशन को शो करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, तो ये तो हो गया भाई आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बारे में, कितने टाइप के आपके एमिशन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलिए बात करते हैं आगे करके इन्हीं टाइप के एमिशन को, जो आपका ये मोड्स ऑफ डिके हमने अभी भी जो पढ़े कि मोड्स ऑफ डिके जो हुए, इन मोड्स ऑफ डिके को दिखाने के लिए उन न्यूक्लियस की हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ, व्हाट इज हाफ लाइफ इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री? तो क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे, व्हाट इज हाफ लाइफ इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री? तो हाफ लाइफ जो होती है, हाफ लाइफ ये बेसिकली क्या होती है, किसी जैसे अभी तक जो भी बातें करी हैं, वो एक तरीके से क्या था कि जो आपका न्यूक्लियस था वो डिके होने लगा था। ठीक है, वो अपने अंदर से पार्टिकल्स को निकाल रहा था, और इस नेचर को, किसी न्यूक्लियस के इस नेचर को, कि अगर वो अनस्टेबल हो तो अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो डिके कर रहा है, तो ऐसे नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी ऑफ दैट न्यूक्लियस। और ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। अब क्या होता है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में आपके पास मान लो कि काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। ठीक है, किसी सिस्टम में काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, और वो न्यूक्लियस क्या हो रहा है? लगातार डिके हो रहे हैं। तो डिके होने का मतलब है क्या? कि डिके होने से हो क्या रहा है कि मतलब आपके पास अगर नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन डिके होके क्या बन जा रहा है? मान लो ऑक्सीजन बन जा रहा है, या फिर फ्लोरीन बन जा रहा है, या फिर कोई भी दूसरा न्यूक्लियस बन जा रहा है। तो एक न्यूक्लियस क्या हो रहा है? किसी दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि वो न्यूक्लियस लगातार खत्म हो रहा होगा उस सैंपल में, जिस सैंपल से ये रेडिएशन हो रहा होगा। तो होता क्या है कि हाफ लाइफ बेसिकली क्या होती है? ये सबसे पहली बात, किसी सैंपल में प्रेजेंट, किसी सैंपल में, या फिर मैं कह सकता हूं किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में, किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में वो टाइम, किसी रेडियो एक्टिव सैंपल के लिए वो टाइम जिस टाइम में उसके जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, रेडियो एक्टिव एटम्स, इनका नंबर आफ्टर डिके क्या हो जाए? हाफ हो जाए, हाफ हो जाए। तो दिस टाइम इज कॉल्ड द हाफ लाइफ टाइम, या फिर हाफ टाइम, या फिर हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑफ एनी
रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये एक पर्टिकुलर आइसोटॉप का नेचर होता है या फिर उसका बिहेवियर होता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग? इट इज, यहां लिख दो, इट इज फॉर पर्टिकुलर आइसोटॉप। किसी पर्टिकुलर आइसोटॉप का नेचर होता है, किसी आइसोटॉप। मतलब कि अगर आपके पास 13 कार्बन है तो पर्टिकुलरली 13 कार्बन के लिए हाफ लाइफ अलग होगी, 14 कार्बन के लिए हाफ लाइफ अलग होगी। हर अलग अलग रेडियो आइसोटॉप के लिए उसका अलग अलग हाफ लाइफ होती है। वो एक पर्टिकुलर आइसोटॉप के नेचर को हाफ लाइफ आपको बताता है। तो हाफ लाइफ बेसिकली क्या हुआ, आपको समझ में आया? हाफ लाइफ क्या होता है? ये कुछ नहीं है आपके पास बेसिकली कि आपके रेडियो एक्टिव सैंपल में मान लो कि काफी सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो वो टाइम, जिस टाइम में आपके ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हैं इनकी जो अमाउंट हो जाए वो कितनी हो जाए? हाफ हो जाए। ये आपकी क्या कहलाती है? हाफ लाइफ टाइम ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सैंपल। और ये बेसिकली कि पर्टिकुलर आइसोटॉप का नेचर रिप्रेजेंट करती है। हर अलग अलग आइसोटॉप के लिए अलग अलग हाफ लाइफ होती है, ठीक है? मतलब कार्बन के लिए उसकी हाफ लाइफ अलग है, ऐसे ही दूसरे न्यूक्लियस के लिए उनकी हाफ लाइफ अलग होगी। अब जब हमने अभी तक जो हमारा ये रेडियो एक्टिव डिके हो रहा था, इसको जब स्टडी किया गया तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें पता चला। वो क्या पता चला? रेडियो एक्टिव डिके में हमें जो पॉइंट समझ में आया, वो पॉइंट ये समझ में आया कि रेडियो एक्टिव डिके में उनका जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन, एक तरीके से बोलेंगे मतलब एक इंटीग्रेट था वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है? टूटना। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो उसका डिके होता है, बेसिकली डिके ऑफ एनी न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस का जो डिके था वो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं करता था कि उनकी कितनी कंसंट्रेशन है या फिर किस अमाउंट में डिपेंड करते हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता था। जो डिके ऑफ एनी न्यूक्लियस था, किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का जो डिके होता है वो उनके नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, उनके रिलेटिव नंबर पर डिपेंड करता है। इसका मतलब हुआ, यहां से एक बात हमें समझ में आई कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर डिके होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव डिके इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि ये क्या होता है? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है, उसके हेल्प से अगर हम ये मान ले n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स से, जहां पर n क्या होगा? n होगा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट गिवन टाइम, और एन नॉट क्या होगा? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। मतलब जिस टाइम से हम स्टडी करना है कि अपनी जो भी स्टडी है, टाइम 0 क्या मानते हैं कि मतलब जिस रेफरेंस से बात करनी है कि 3 साल पहले से अभी तक के लिए बात करनी है, तो 3 साल पहले टाइम 0 था और अभी टाइम कितना है? 3 साल हो गया। तो एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ radioactive nuclei in a sample at a given time, and this n naught क्या है? number of radioactive nuclei in a given radioactive sample at time t is equal to 0। ठीक है? अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात, और अब यहां पर अगर मैं इसको n अपॉन n नॉट कर लूं तो n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा? e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहां पर जो ये लैम्डा होता है इसको समझना पड़ेगा आपको कि बेसिकली ये क्या होता है। लैम्डा is called decay constant, lambda is called decay constant। लेकिन इस decay constant का फिजिकल मीनिंग क्या होती है, जरा इसको समझना। decay constant अगर मैं आपसे कहूं कि एट टाइम t is equal to 0, हमारे पास मान लो कि n रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या फिर n नॉट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो इस समय के बाद किसी भी गिवन टाइम dt में, किसी भी गिवन टाइम dt टाइम इंटरवल में किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के डिसइंटीग्रेट होने की या फिर उसके रेडिएट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सैंपल और द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रेडिएट ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सैंपल, किसी रेडियो एक्टिव सैंपल का किसी गिवन
टाइम इंटरवल में उसके डिके या फिर डिसइंटीग्रेट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, P इज इक्वल टू लैम्डा dt। इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास जो लैम्डा है, ये लैम्डा हमें ये बताता है कि किसी भी गिवन रेडियो एक्टिव सैंपल के पर यूनिट टाइम में उसके रेडियो एक्टिव डिके होने की या फिर उसके डिसइंटीग्रेट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमें कौन बताता है, डीके कांस्टेंट बताता है। तो डीके कांस्टेंट की फिजिकल मीनिंग क्या होती है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि डीके कांस्टेंट क्या है। बेसिकली गिवन सैंपल के लिए, किसी गिवन पर्टिकुलर सैंपल के लिए एक यूनिट टाइम में उस सैंपल के डिसइंटीग्रेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उसका डीके कांस्टेंट बताता है। अगर डीके कांस्टेंट ज्यादा है, डीके कांस्टेंट की वैल्यू किसी रेडियोएक्टिव सैंपल के लिए डीके कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो उससे आप क्या समझेंगे, उससे आप ये समझेंगे कि पर यूनिट टाइम अगर बहुत सारी चीजों को कंपेयर करें तो जिसका डीके कांस्टेंट ज्यादा होगा वो उसकी प्रोबेबिलिटी डीके होने की क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने लिखा n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t। अब इसके बाद ये तो क्या है आपके पास, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव मॉलिक एटम्स किसी सैंपल में। लेकिन अगर हम यहां पर हाफ लाइफ की बात करें तो एट टाइम t इज इक्वल टू टी हाफ, n जो होगा वो कितना हो जाएगा, n नॉट बाई टू। तो यहां पर इसको अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n नॉट बाई टू अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा, और t की जगह क्या हो जाएगा, टी हाफ। तो इसका मतलब क्या हो, 1/2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब यहां पर अगर आप इसको क्या करेंगे, अगर इसको आप क्या करेंगे, ln ले लें, नेचुरल लॉग ले लें, तो नेचुरल लॉग पर आएगा ln हाफ इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी हाफ। और यहां से अगर आप टी हाफ की वैल्यू निकालेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू आएगा 0.693 अपॉन लैम्डा। तो ये क्या होता है, दिस इज द टी हाफ इक्वेशन या फिर टी हाफ की वैल्यू फॉर एनी रेडियो एक्टिव सैंपल। किसी रेडियो एक्टिव सैंपल के लिए अगर आप उसका हाफ लाइफ टाइम दे रखा हो, डीके कांस्टेंट पूछा हो, या फिर डीके कांस्टेंट दे रखा हो, हाफ लाइफ टाइम पूछा हो, या फिर इसी तरीके से कोई भी रिएक्शन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको बेसिकली एक तो टी हाफ की ये इक्वेशन याद रखनी है। कुल मिला के फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही है पूरी की पूरी। आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। लेकिन अगर अब हम ये बात करें कि कैसे एज का डिटरमाइन किया था, किसी भी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की एज कैसे पता करते हैं, ठीक है, आइसो डेटिंग कैसे करते हैं उसकी, कि कोई किसी सैंपल के से हम ये कैसे पता करेंगे कि उसकी एज क्या है। ये हम लोग पढ़ते हैं ना कि रेडियो एक्टिविटी में हम लोग ये चीज पता करते हैं। तो हम किसी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप में उसके नंबर ऑफ जो रेडियो एक्टिव एटम्स हैं इनको एट अ गिवन टाइम काउंट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, बेसिकली आपके पास हमको पता है कि n इज इक्वल टू क्या है, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो dn बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n नॉट माइनस लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका dn बाई dt है, ये dn बाई dt क्या है, बेसिकली दिस इज बेसिकली नथिंग एल्स, इट इज रेट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कमिंग, या फिर रेट ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ अ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस से कितने नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल पर यूनिट टाइम बाहर निकल रहे हैं, वही है आपका क्या, dn बाई dt। तो dn बाई dt बेसिकली क्या है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही हो, कि मान लो आपके पास मॉलिक्यूल में एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप रखा हुआ, तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से जितने पार्टिकल पर यूनिट टाइम निकल रहे हैं वो हमें क्या होता है, dn बाई dt होता है। और यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है कि ये जो इसका बेसिकली, और इसी को कहते हैं एक्टिविटी, इसी को क्या कहते हैं, एक्टिविटी। इसी को कोई एक्टिविटी बोलेंगे कि मॉलिक्यूल कितना एक्टिव है, तो उसका मतलब है कितने उससे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जितने बाहर आ रहे हैं वही उसकी एक्टिविटी हो जाएगी। तो एक्टिविटी भी इसकी क्या है, बेसिकली एक्सपोनेंशियली ही रिलेट करती है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो टाइम के साथ रिलेशन है वो भी क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो इसलिए हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नहीं पता करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एट अ गिवन टाइम किसी मॉलिक्यूल से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं उसका रेट, उसकी एक्टिविटी या फिर उसका रेट चेक करते हैं एट अ गिवन टाइम, और फिर उसके बाद किसी दूसरे गिवन टाइम पर उसका रेट चेक करते हैं।
और हाफ लाइफ क्या करते हैं, जब ये रेट जो उसके रेडियो एक्टिव आइसो पार्टिकल्स का बाहर निकलने का जो रेट था, जब वो रेट क्या हो जाए, हाफ हो जाए, पर यूनिट टाइम में वो रेट क्या हो जाए, जब हाफ हो जाए, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियो एक्टिव सैंपल। तो बेसिकली रेडियो एक्टिव सैंपल में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को उसकी एक्टिविटी से चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक्टिविटी अभी हमने बताया, एक्टिविटी का भी एक्सपोनेंशियल टाइम के साथ रिलेशन होता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी जो टाइम के साथ रिलेशन होता है वो सेम होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की एज को डिफाइन करते हैं। रेडियो आइसोटॉप को लिया और टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पर हमने देखा कि उससे कितने पार्टिकल निकल रहे हैं, जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकल लेंगे उनको हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे, तो उसके रेट को डिटेक्ट कर लेंगे कि पर यूनिट टाइम में कितने रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इस रेट को डिटरमाइन करेंगे। और जब ये रेट आपके गिवन सैंपल से आधा हो जाएगा तो उस टाइम डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइम डिफरेंस को बोलेंगे हाफ लाइफ और ऑफ दैट रेडियो एक्टिव सैंपल। तो ये हाफ लाइफ के बारे में वैसे बेसिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था। बाकी क्वेश्चन तो इसे सिंपल ही आता है बिल्कुल, हाफ लाइफ के बारे में कि इतने टाइम में इतना हो गया, तो डीके कांस्टेंट ये है, हाफ लाइफ बताओ, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात अगली क्या है आपके लिए, वो है कि द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है ऑन रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता है या नहीं, रेडियो एक्टिविटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सैंपल, तो यहां पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी पर रिएक्शन हो रही होती है, तो वहां पर हाई एनर्जी पर आप थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज करोगे तो उससे कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ता है। तो देयर इज नो टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द रेडियो एक्टिविटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप और एनी रेडियो एक्टिव सैंपल। अब इसके बाद आपने पढ़ लिया कि कोई मॉलिक्यूल है, कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में क्या आपने पढ़ लिया कि उसकी रेडियो एक्टिविटी क्या है, किस रेट से वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है, आपने उसकी हाफ लाइफ पता कर ली, कैसे पार्टिकल निकलते हैं ये पता कर लिया। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मेजरमेंट करना है रेडियो एक्टिव सैंपल्स का, कि आपके पास कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है तो आप उसे मेजर कैसे करोगे, कि मतलब क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिनोगे या फिर उससे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं इन्हें गिनोगे, इसके बेसिस पर नहीं। रेडियो एक्टिव कंपाउंड का जो मेजर होना चाहिए वो उनकी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल डिसइंटीग्रेट कर रहा है, टूट रहा है, तो वो टूट किस हिसाब से रहा है, कितने मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, इन पर डिपेंड करते हुए हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को मेजर करते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल्स, कि किसी कंपाउंड में अगर आपसे बोला जाए कि भाई इतना इतना यूरेनियम ले आओ, तो 1 ग्राम यूरेनियम तो बेसिकली उसका अमाउंट हुआ, लेकिन उसकी रेडियो एक्टिविटी कितनी है, क्या है, उसको कैसे समझेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी कंपाउंड का, अब देखना समझना, इसकी एक यूनिट होती है मेजरमेंट में, सबसे पहली यूनिट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एक क्यूरी। क्या बोलते हैं भाई, एक क्यूरी। तो क्यूरी क्या होता है, बेसिकली एक क्यूरी क्या होता है, एक क्यूरी होता है किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल का वो अमाउंट ऑफ, समझना, किस अमाउंट ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सैंपल, अमाउंट ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सैंपल which disintegrate, which disintegrate मतलब वो जितने में टूटेगा, कितना टूटेगा, अमाउंट ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सैंपल विच डिसइंटीग्रेट 3.7 इंटू 10 की पावर 10 टाइम्स पर सेकेंड। किसी रेडियो एक्टिव सैंपल का वो अमाउंट जो हर सेकेंड 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन देता है, वो अमाउंट उस रेडियो एक्टिव सैंपल का क्या कहलाता है, एक क्यूरी कहलाता है। तो ये हमने क्या किया, सारे के सारे रेडियो एक्टिव सैंपल्स के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट दे दी। तो अगर अब मैं आपसे कहूंगा कि एक क्यूरी कोई रेडियो एक्टिव सैंपल लेके आओ, तो आपको
यहाँ पर जो उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है कि वो कितने मॉलिक्यूल उसमें टूट रहे हैं पर सेकंड, उसमें कितने रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं, कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जा रहे हैं, वो हमारा क्या बताता है, क्यूरी बताता है। तो एक क्यूरी बेसिकली होता क्या है, वन क्यूरी इज अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो मतलब है कि एक क्यूरी में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस के नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। किसी एक क्यूरी में डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल्स के डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, किसी अमाउंट, किसी रेडियो एक्टिव सैंपल का वो अमाउंट जो आपको एक सेकेंड में 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड दे, वो क्या कहलाता है, एक क्यूरी कहलाता है। और अगर हम अब बात करें किसकी, जो एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, तो एसआई यूनिट जो होती है वो होती है बैकुरल। वो क्या होती है, बैकुरल, जिसे हम लोग बीक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और तो बीक्यू क्या होता है, किसी सब्सटेंस का वो अमाउंट, किसी सब्सटेंस का वो अमाउंट जो एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड दे, जो एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड दे। ये मतलब जिस सब्सटेंस का वो अमाउंट जो एक सेकंड में सिर्फ एक डिसइंटीग्रेशन दे। इसका मतलब है कि बैकुरल यूनिट क्या है, छोटी यूनिट है, और क्यूरी यूनिट क्या है, बड़ी यूनिट है। और अगर हम लोग बैकुरल और क्यूरी को आपस में कंपेयर करना चाहें तो वन बैकुरल इक्वल टू होता है, इसको क्या, कितना होता है इसके वैल्यू, 27 इंटू 10 की पावर -12 12 क्यूरी, 12 क्यूरी। सी आई, इसको सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में। तो एक बैकुरल और एक क्यूरी में जो रिलेशन होता है, इसमें क्यूरी क्या होती है, क्यूरी यूनिट बड़ी होती है। अगर किसी सब्सटेंस का एक क्यूरी लिया जा रहा है मतलब उसका अमाउंट ज्यादा लिया जा रहा है, और बैकुरल लिया जा रहा है तो उसका अमाउंट कम लिया जा रहा है। और एसआई यूनिट क्या होती है, बैकुरल होती है। और ये बेसिकली क्या होती है, एमकेएस यूनिट, जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, तो यूज करते हैं एक क्यूरी। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग लास्ट पार्ट है वो, उसमें हम लोग बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव रिएक्शंस क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, क्यू वैल्यू क्या होती है। ठीक है, और इसी तरीके से काफी सारी चीजें हमें थोड़ी सी बहुत बची हुई हैं। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ लिया कि डीके क्या होता है, कैसे कैसे डीके करते हैं। आपके पास जब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन चेंज हो रहा है, पॉजिट्रॉन एमिशन में आपका जो एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, बीटा पार्टिकल एमिशन में आपका न्यूट्रिनो निकलता है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में आपका न्यूट्रिनो निकलता है। और आपके बीटा पार्टिकल एमिशन में क्या होता है, n/p रेशियो डिक्रीज होता है, पॉजिट्रॉन में n/p रेशियो इंक्रीज होता है। ठीक है, और बाकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एमिशन जो होते हैं वो काफी रेयर होते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी चाहिए होती है। और उसके बाद अल्फा पार्टिकल कहाँ पर होता है, हैवी न्यूक्लियस में होता है अल्फा पार्टिकल का एमिशन, जहां पर नंबर ऑफ जो उनके न्यूक्लियॉन्स हो वो 209 से ज्यादा हो। उस केस में आपका क्या होता है, आपका डिसइंटीग्रेशन होता है किसी न्यूक्लियस का टू गिव द अल्फा पार्टिकल। इसके बाद हम लोगों ने इसी डिसइंटीग्रेशन और इन सब चीजों से रिलेटेड उन न्यूक्लियस की हाफ लाइफ क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, हाफ लाइफ को डिस्कशन करने के बाद हम लोगों ने मेजरमेंट की बात करी कि आखिर हमें मेजर भी तो करना है कि रेडियो एक्टिव सैंपल कैसा है। उसको मेजर करने के लिए हमने क्या किया कि हमने इस तरीके से अमाउंट उठाने शुरू किए कि एक यूनिट फिक्स करी कि किसी मॉलिक्यूल का एक सेकेंड में अगर कोई मॉलिक्यूल 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन दे सके तो उस अमाउंट को, हो सकता है किसी न्यूक्लियस के लिए वो अमाउंट थोड़ा हो, किसी न्यूक्लियस के लिए अमाउंट ज्यादा हो, तो उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक क्यूरी सैंपल ऑफ दैट रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, रेडियो एक्टिव सैंपल। रेडियो एक्टिव सैंपल का मान लो 5 ग्राम है, पांच कोई मान लो 2 रेडियो एक्टिव सैंपल्स हैं, तो कोई 5 ग्राम में 3.7 न्यू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड दे रहा है, कोई 2 ग्राम में दे रहा है। तो इसका मतलब उनके नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे एक क्यूरी में वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन पर सेकंड जो उनका डिसइंटीग्रेशन होगा सैंपल का वो कितना होगा, 3.7 10 की पावर 10। अब इसके बाद एसआई यूनिट क्या कहती है, एसआई यूनिट कहती है कि भाई उतना अमाउंट लो जो एक सेकंड में एक डिसइंटीग्रेशन दे सके। इसका मतलब वो बहुत भी छोटी यूनिट है एज कंपेयर किया जाए तो क्यूरी से। तो इसलिए अगर हम लोग क्यूरी और बैकुरल को आपस में कंपेयर करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, 1 बैकुरल इक्वल टू 27 इंटू 10 की पावर 12 क्यूरी। इसके बाद हम लोगों अब अगला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्यू वैल्यू। ठीक है,
और एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस और उसकी रेडियस और उसके जो आपका रेडियस होता है किसी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है और उसका जो मास नंबर है उनके बीच में रिलेशन, मतलब एक और हमारे पास इंटरेस्टिंग सा पार्ट बचा हुआ है जो लास्ट पार्ट होगा वीडियो का, और उसी के साथ हम लोग खत्म करेंगे अपनी रेडियो एक्टिविटी को। और उसके बाद एक और हमारे पास एक कंप्लीट वीडियो आएगी जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बात करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से लगे रहो, उनके नोट्स बनाते रहो, और जो भी बाकी टॉपिक्स इसके अलावा पढ़ रहे हो उनको भी अच्छे से पढ़ते रहो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखो।